आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि संधारित्र का या कैपेसिटर का किसी रेजिस्टेंस के द्वारा आवेशन चार्जिंग किस प्रकार से होती है। तो आज का टॉपिक रहेगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय ए रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, उसको हम एक रेजिस्टेंस कैपिटल R के सीरीज में लगाते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय ए रेजिस्टेंस। संधारित्र का प्रतिरोध द्वारा आवेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, एक रेजिस्टेंस R के सीरीज में लगा रहे हैं और इसको हम एक EMF कैपिटल E वाले सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कैपेसिटर चार्ज हो सके। तो जब की A को B से कनेक्ट कर देंगे तब तो चार्जिंग हो जाएगी। माना जैसा फिगर में दिया है चित्रानुसार, एक कैपेसिटर कैपिटल C को रेजिस्टेंस कैपिटल R के द्वारा बैटरी कैपिटल E से चार्ज करते हैं। यानी हम A को कनेक्ट कर देते हैं B से। तो क्या होगा, जैसे हम सेल से कनेक्ट करेंगे, सेल से चार्ज निकलकर कैपेसिटर पे जाने लगेगा और कैपेसिटर की सेल की तरफ वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। शुरू में जब चार्ज जाएगा तो उसको वो आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए चार्ज की कुछ क्वांटिटी कैपेसिटर की प्लेट पर आ चुकी, ये प्लेट प्लस हो चुकी, पॉजिटिव हो चुकी। अब अगर एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से निकलकर कैपेसिटर पे आना चाहेगा तो जो पहले से कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज है वो उसका अपोज करेगा, यानी उतनी आसानी से नहीं आ पाएगा जितना कि शुरू में चार्ज आया था। तो इस प्रकार से बैटरी से चार्ज कैपेसिटर C तक पहुंचने में शुरू में तो अपोजिशन जीरो होगी और जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे बढ़ता चला जाएगा, अपोजिशन बढ़ती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, तब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V की वैल्यू E के इक्वल हो जाएगी और अब इसके ऊपर कोई भी और चार्ज नहीं आएगा। इस स्थिति में बाकी के सर्किट में जो कंडक्शन करंट होगी वो जीरो हो जाएगी। बैटरी से C की प्लेट पर पहुंचने वाला चार्ज और आने वाले चार्ज का अपोज करेगा।
और जब C का विभवांतर या पोटेंशियल कैपिटल E के बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। इस स्थिति में C पर अधिकतम चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू CE होगा और परिपथ में चालन धारा या कंडक्शन करंट शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार Q का मान शून्य से Q नॉट होने में कुछ समय लगेगा, यानी जो चार्ज है उसका मान 0 से Q नॉट तुरंत नहीं होगा बल्कि उसमें कुछ टाइम लगेगा। और इस दौरान बैटरी जो कार्य करेगी वो C के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इस थ्योरी से ये रिजल्ट निकला कि जो Q का मान है वो 0 से तुरंत नहीं बढ़ेगा और इस दौरान जो बैटरी चार्ज के देने में जो कार्य करेगी वो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। माना समय टाइम t पर C पर चार्ज स्मॉल q व परिपथ में धारा स्मॉल I है। अतः ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है सर्किट में, जब सर्किट इस पे कैपेसिटर पे चार्ज Q होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू Q बाई C और रेजिस्टेंस में करंट I। तो हम ये देखते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल E का अपोज करेगा। तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं सर्किट के लिए
ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू क्या है, डी क्यू ओवर डी टी। क्योंकि समय के साथ चार्ज बढ़ रहा है कैपेसिटर पर, इसलिए हम इसको आई को लेंगे प्लस डी क्यू ओवर डी टी। ये वैल्यू रख देंगे हम ई सी ई माइनस क्यू, हमने सी को एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू आर डी क्यू ओवर डी टी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आई की वैल्यू रख ली डी क्यू ओवर डी टी, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्यू वाली टर्म्स एक तरफ और टी वाली टर्म्स एक तरफ। ये हो गया डी क्यू ओवर सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी ओवर आर सी। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वेरिएबल q है और q का कोफिशिएंट है -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 एल एन सी ई माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड में t अपॉन आर सी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। जो क्यू नॉट इज इक्वल टू सी ई लिखा है हमने ऊपर, उसे तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जहां कैपिटल ए समाकलन नियतांक है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जहां कैपिटल ए समाकलन नियतांक है। तो इसका मान निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। हम जानते हैं कि जब समय 0 था तो चार्ज 0 था, अतः माइनस एल एन सी ई माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। इससे a का मान आ गया, a इज इक्वल टू माइनस एल एन सी ई, इक्वेशन नंबर 3। तो 3 से वैल्यू 2 में रख देंगे, माइनस एल एन सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी और माइनस एल एन सी ई। इक्वेशन 1 से c की वैल्यू है क्यू नॉट, ये हो गया माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू टी ओवर आर सी। हमने क्या करा यहाँ पर, इक्वेशन 1 से क्यू नॉट की वैल्यू सी ई है तो इसको रिप्लेस कर दिया। ये हो गया एल एन 1 माइनस क्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी। दोनों का अब लॉग हटाने के लिए एल एन मतलब लॉग टू दी बेस ई, 1 माइनस क्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, और इससे q की वैल्यू निकाल लेंगे, q इज इक्वल टू
क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये इक्वेशन आ गई चार्ज की टाइम के साथ वेरिएशन की। इक्वेशन नंबर 4, यह समीकरण आवेश का समय के साथ परिवर्तन दर्शाती है। जब t बराबर 0 तो t की पावर कितनी हो जाएगी 0 यानी 1। तब e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 और इसलिए q का मान 0। जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तब 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0 और q इज इक्वल टू क्यू नॉट। अतः q t के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया। तो ध्यान करिए कि ये उसी प्रकार से फॉर्मूला आ रहा है जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि प्रेरक के अंदर धारा की वृद्धि। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें चार्ज q और x एक्सिस पे टाइम t में, तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते चार्ज की वैल्यू 0 से क्यू नॉट तुरंत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कैपेसिटर पे चार्ज पहुंच जाता है वो और आने वाले चार्ज का विरोध करता है और इस कारण चार्ज का मान तुरंत ना बढ़कर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और कुछ समय बाद बढ़कर क्यू नॉट होकर कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा चार्ज का टाइम के साथ। समीकरण 4 में आर सी इज इक्वल टू टॉ कालांक या टाइम कांस्टेंट कहलाता है। टाइम नियतांक, समय नियतांक भी लिख सकते हैं इसमें। समय नियतांक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी डायमेंशन या यूनिट वही आएगी जो टाइम की है, सेकंड। जैसे टॉ का यूनिट इज इक्वल टू आर की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पेयर और सी इज इक्वल टू क्यू वी यानी कि कूलाम
C इज इक्वल टू Q बाई V। तो कूलम, चार्ज का यूनिट होगी कूलम अपॉन वोल्ट। वोल्ट से तो वोल्ट कैंसिल, और चार्ज Q होता है IT, दैट इज एम्पियर इंटू टाइम अपॉन एम्पियर, या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, तो बचा सेकेंड। इसलिए इसको हम समय नियतांक कहते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वही आती है जो समय की होती है। अब ये होता क्या है, जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिफाइन किया था, जब हमने पढ़ा था प्रेरक में धारा की वृद्धि। तो जब स्मॉल t इज इक्वल टू टाउ, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टाउ ओवर टाउ, दैट इज Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1, और E की वैल्यू होती है 2.718। और ये कैलकुलेट करके आता है 0.632 Q नॉट। तो हम इससे टाइम कांस्टेंट या कालांक की डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह समय जिसमें आवेश शून्य से बढ़कर अपने अधिकतम मान का 63.2% हो जाता है, कालांक या टाइम कांस्टेंट कहलाता है। द टाइम इन विच चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 0.632 times or 63.2% of its maximum value is called time constant for that circuit। तो इसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर जो हमने ग्राफ बना रखा है, जैसे Q नॉट की कोई वैल्यू आ गई तो y एक्सिस पे फिर हम उसका 63.2% लेंगे, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो चार्ज के कर्व को जिस पॉइंट पर काटेगा वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा वो होगा टाइम कांस्टेंट या कालांक टाउ, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी RC के इक्वल। इस प्रकार से हम कालांक की वैल्यू या टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लेते हैं आवेश वृद्धि की दर और कालांक में संबंध। तो समीकरण 4 से अगर हमें आवेश वृद्धि की दर यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज निकालना है, तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 4 को। वहां से dq ओवर dt इज इक्वल टू Q नॉट 0 माइनस 1 ओवर RC e रेज टू पावर माइनस t ओवर RC, और RC है टाइम कांस्टेंट। ये हो गया Q नॉट बाई टाउ
ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। अब ऊपर वाली वैल्यू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टाउ की वैल्यू इक्वेशन 4 से निकाल के रख देंगे। ये आ जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू ओवर टाउ। हमने क्या करा, इक्वेशन 4 से क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू यहाँ रख दी। इससे क्या पता चलता है कि किसी टाइम टी पर जबकि क्यू नॉट और क्यू दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो डी क्यू ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ। अर्थात टाउ का मान कम होने पर आवेश तेजी से बढ़ेगा। तो जिस सर्किट का टाउ कम है उसमें चार्ज तेजी से बढ़कर क्यू नॉट हो जाएगा, जिसके लिए टाउ का मान कम है उसके लिए चार्ज कंपैरेटिवली धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको हम ग्राफ से शो कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो सर्किट हैं, एक में टाउ की वैल्यू टाउ 1 और एक में दूसरे में कालांक की वैल्यू टाउ 2। वाई एक्सिस पे तो वही हो गया चार्ज, एक्स एक्सिस पे टाइम टी, और जो मैक्सिमम चार्ज जाना है वो होना है इन दोनों पे क्यू नॉट। तो जब हम बात कर रहे हैं टॉ 1 और टॉ 2 के लिए, तो एक में तो मान लीजिए कर्व ये हो गया और दूसरे में कर्व ये हो गया। तो अगर दोनों के लिए हम कालांक या टाइम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, तरीका वही है कि मैक्सिमम चार्ज का 63.2% लिया, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखते हैं कि जो तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम आ रही है इन कंपैरिजन टू उस ग्राफ के जिसमें कि चार्ज का मान स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यही हमने यहाँ पे बताया था कि टॉ का मान कम होने पर आवेश तेजी से बढ़ेगा। ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय रेजिस्टेंस आर। अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका, अब हम देखते हैं कि उसको रेजिस्टेंस के थ्रू जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो जो आवेश या चार्ज है उसकी वैल्यू कैसे घटती है। क्या वो तुरंत घट के जीरो हो जाता है या उसे घटने में कुछ समय लगता है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय ए रेजिस्टेंस। यानी संधारित्र का प्रतिरोध के द्वारा निरावेशन। डिस्चार्जिंग मतलब निरावेशन। तो जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था सर्किट कि एक कैपेसिटर था, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस थी, तो पहले कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज कर दिया यानी इस पे चार्ज आ गया क्यू नॉट, और अब ए को बी से कनेक्ट ना करके सी से कनेक्ट कर देंगे, यानी जो सेल है ई वो सर्किट से निकल जाए।
माना कैपेसिटर C को फुल चार्ज करने के बाद रेजिस्टेंस R के द्वारा डिस्चार्ज करते हैं। तो अगर फिगर में देखिए आप, जब हम अब A को कनेक्ट कर देंगे C से, यानी हमने A का कनेक्शन कर दिया C से, तो जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसकी वजह से सर्किट में करंट जाएगी और एक्सटर्नल सेल जो है कैपिटल E वो सर्किट से बाहर हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन R में अब पहले के मुकाबले उल्टी होगी और ये तब तक होगा, करंट I तब तक फ्लो होगी जब तक कि कैपेसिटर पे चार्ज जीरो ना हो जाए। शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज Q0 है, तो इससे निकलने वाली करंट भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे समय बीतेगा कैपेसिटर पे चार्ज कम होता चला जाएगा, तो करंट I की वैल्यू घटती चली जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है Q0 वो तुरंत ही घटकर शून्य नहीं होगा, बल्कि उसको शून्य होने में कुछ समय लगेगा। तो अब हमें यही देखना है कि किसी समय t पर जो कैपेसिटर पे चार्ज बच रहा है Q और टाइम, उनके बीच में क्या रिलेशन है। संधारित्र C का, कैपेसिटर C का चार्ज Q0 तुरंत शून्य नहीं होगा। और यह समय के साथ घटेगा। अतः धारा I भी समय के साथ घटेगी। परंतु इसकी दिशा जब हमने चार्ज किया था कैपेसिटर, उसके अपोजिट होगी। इसकी दिशा जो हमने चार्ज किया था उस वक्त जो करंट फ्लो हुई थी उसके अपोजिट होगी। तो पहले की तरह अब निकालना है हमें रिलेशन चार्ज में और टाइम में। हम मान लेते हैं, माना समय t पर संधारित्र पर चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज Q बचता है। Q वह धारा स्मॉल I है। अतः ओम्स लॉ से तो जो अब कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल है Q बाई C, वो एक्ट करेगा एज ए सेल और इसकी वजह से करंट पास हो रही है IR। तो Q बाई C इज इक्वल टू माइनस dQ ओवर dt इंटू R। हमने I की वैल्यू यहाँ पे ली है माइनस dQ ओवर dt, क्योंकि चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है, क्योंकि Q डिक्रीजेज विद टाइम।
अगर q इंक्रीज करता है टाइम के साथ तो i इज इक्वल टू प्लस डी क्यू ओवर डी टी लेते हैं, और डिक्रीज करता है तो i इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए q वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म दूसरी तरफ। ये हो गया डी क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर आर सी। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। ln q इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर सी इंटू टी प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट E1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 तक तो पहले आ चुकी थी, इसको 5। हम जानते हैं कि अब समाकलन नियतांक A1 का मान निकालने के लिए हमें पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 q की वैल्यू है q नॉट, यानी कि CE मैक्सिमम चार्ज। तो ये हो जाएगा ln q नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस A1, और इससे A1 की वैल्यू आ गई ln q नॉट, इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 एंड 6 से A1 की वैल्यू वहाँ रख दी 5 में, तो ये हो गया ln q इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस ln q नॉट, लॉग वाली टर्म एक तरफ ले गए, ln q ओवर q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी, और इससे q की वैल्यू आ जाएगी q नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ज टाइम के साथ चरघातांकी या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अर्थात आवेश टाइम के साथ चरघातांकी एक्सपोनेंशियली घटता है। इसको अगर हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो पहले की तरह एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे चार्ज q, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम चार्ज q नॉट को, और ये हो गया डिस्चार्जिंग के वक्त करंट की वैल्यू टाइम के साथ कैसे वेरी कर देगी। इसे चित्रानुसार दर्शाते, इसे हम ऐसे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ टाइम कांस्टेंट या कालांक टाउ इज इक्वल टू आर सी है,
तथा t इज इक्वल टू टाउ पर Q की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट ई रेस टू पावर -1 और E की वैल्यू होती है 2.718। Q इज इक्वल टू 0.368 Q नॉट यानी 36.8% ऑफ Q नॉट। तो डिस्चार्जिंग के वक्त हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं यहाँ इस फॉर्मूले इक्वेशन 7 से। ये क्या बताता है कि वह समय जिसमें चार्ज अपने अधिकतम मान से घटकर 36.8% रह जाए, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट या कालांक टॉ कहते हैं। वह समय जिसमें आवेश घटकर आवेश अधिकतम से घटकर 36.8% रह जाए, परिपथ का कालांक कहलाता है। अगर हम यहाँ पर आवेश के क्षय होने की दर निकालें, आवेश के डिक्रीज होने की रेट यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, कितनी होगी डी क्यू ओवर डी टी। इक्वेशन 7 को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी ओवर आर सी यानी माइनस क्यू ओवर टाउ। तो हम कह सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टाउ एट क्यू कांस्टेंट। जब क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज टाउ के रेसिप्रोकल होता है। जैसे पहले बताया था कि अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो चार्ज तेजी से यहाँ पे भी घटेगा। तो अगर हम अलग अलग दो टाइम कांस्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करें, इसी में कर लेते हैं। तो हम देखते हैं जिसके लिए टाउ का मान कम है वो पहले से घट के 0 हो रहा है चार्ज, और जिसके लिए टाउ का मान ज़्यादा है उसे 0 तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो था किसी संधारित्र का, कैपेसिटर का प्रतिरोध के द्वारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब इसमें ट्रांजिएंट करंट कहाँ है? तो चार्ज की बात हो गई। ट्रांजिएंट करंट की अगर हम बात करें तो ट्रांजिएंट करंट के लिए हम लेंगे वेरिएशन ऑफ करंट करंट with time in charging and discharging
ऑफ अ कैपेसिटर। करंट किस प्रकार से वेरी कर रही है टाइम के साथ जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग के वक्त हमने पढ़ा था जो चार्ज है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसलिए करंट I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस 1 ओवर आर सी और ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर, दैट इज क्यू नॉट ओवर आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। क्यू नॉट की वैल्यू होती है सी इंटू ई ओवर आर सी, ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई बाई आर होता है मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, यानी जो करंट है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। अर्थात आई टी के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ये तो चार्जिंग के वक्त आ गया। अब हम अगर डिस्चार्जिंग के लिए लें तो हमने पढ़ा था चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसलिए धारा I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो इक्वेशन ए और बी ये बताती हैं कि जो करंट है चाहे वो चार्जिंग के दौरान हो या डिस्चार्जिंग के दौरान हो, उनका मैग्नीट्यूड तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो इनको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें, एक ही ग्राफ पर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। यह दोनों धारा निम्न प्रकार से दिखाई जा सकती। तो ग्राफ पे हम दोनों को एक साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस पे तो ले लेंगे हम करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम। जो पॉजिटिव करंट है वो तो प्लस वाई डायरेक्शन में और जो नेगेटिव करंट है वो माइनस वाई डायरेक्शन में। मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस प्रकार से करंट की वैल्यू घटेगी एक्सपोनेंशियली।
और यहाँ पर हम टाइम कांस्टेंट दिखाना चाहें तो कि वो वैल्यू जो कि मैक्सिमम का है 36.8%। प्लस वाई डायरेक्शन में भी और माइनस वाई डायरेक्शन में भी। वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो होगा टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर। इस प्रकार से हम कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान जो ट्रांजिएंट करंट होती है उसके फार्मूले और ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं।